अस्सलामुअलैकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। सबसे पहले तो आपको ये कहता हूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक़ आपकी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके साथ है। लेकिन उसके साथ इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट तरीके से नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से है, क्योंकि आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन में ये चैप्टर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ। लेकिन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले उसकी बेसिक्स पता होनी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम एटम्स को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं। और फिर आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि एटम्स का जो इतना बड़ा चैप्टर है और जो केमिस्ट्री की बेस है, क्या उसके पीछे उसका कोई सबूत, कोई एविडेंस भी है। तो एविडेंस के से इससे पहले एक वीडियो हुई है एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में, जिसके बारे में हमने 3 चीज़ें देखी। लाइट माइक्रोस्कोप और राइट माइक्रोस्कोप एटम्स को दिखाने के लिए क्यों फेल हो गई, डिटेल के साथ वो लेक्चर मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमने एटम्स को देखा ग्रेफाइट के एटम से। जो पंजाब बुक बोर्ड थी उसमें ये पिक्चर ग्रेफाइट की ब्लैक बैंड्स और ब्राइट बैंड्स मौजूद हैं। उसके बाद हमने क्रिस्टलोग्राफी से एविडेंस ऑफ एटम्स उस पहली वीडियो में देखा था। लेकिन ये जो सारे तरीके थे, ये सारे तरीके आज से 200-300 साल पहले के तरीके हैं। और आज जो हम तरीका पढ़ने जा रहे हैं किसका, एविडेंस ऑफ एटम का, एटम के सबूत का। तो उसका बच्चों नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप तो अभी हाल ही में ये डिस्कवर हुई है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप शॉर्ट में इसको एसटीएम कहा जाता है। और इसके जो दरियाफ्त जिन्होंने की हैं, जिन्होंने इन्वेंटर हैं जो, उनका नाम है गिल्ड बिनिंग, GERD गिल्ड बिनिंग। ये इसका नाम लिखा हुआ है GERD गिल्ड बिनिंग। तो बिनिंग साहब थे जिन्होंने एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इजाद की, दरियाफ्त की। तो ये इनकी बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस इन्वेंशन पर। और 1981 यानी अभी इतना अरसा नहीं गुजरा, ये इनकी इन्वेंशन है। बच्चों एसटीएम क्यों आई, एसटीएम के क्या क्या फ़ायदे हैं, एसटीएम को हम क्यों यूज़ करते हैं, और एविडेंस ऑफ एटम्स के लिए हम एसटीएम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जी बच्चों, इसका आंसर ये है कि देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हमें एविडेंस ऑफ एटम का पता चल गया था, जिसकी बुक आपकी पंजाब बुक बोर्ड में ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें पता तो चल गया कि इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दिया, लेकिन इतनी आसानी से हमें एटम्स के बारे में सबूत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं मिला। इतनी आसानी से हमें एटम्स के बारे में सबूत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं मिला बच्चों। एटम्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, एटम्स की बात कर रहा हूँ। एटम्स के बारे में हमें सबूत इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं मिला, क्योंकि आपने वहाँ पढ़ा है और पहली वीडियो में हमने बताया भी है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी आप मैग्नीफिकेशन पावर जो है उसको 15 मिलियन टाइम्स बढ़ाएंगे तो तब आपको जाकर डार्क ब्राइट बैंड्स ग्रेफाइट सैंपल के नज़र आते हैं, जिनको आपने एटम्स का नाम दिया। तो इजी नहीं था, वेरी डिफ़िकल्ट तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम्स का सबूत पता किया, वेरी डिफ़िकल्ट तरीके से। फिर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल वो वीडियो मौजूद है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज़्यादा थी और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई, तब कहीं कहीं जाकर हमें ग्रेफाइट एटम्स का सबूत मिला। हमने एटम्स के बारे में जाना और एटम्स को हमने देख लिया कि एटम्स का वाकई सबूत होता है, जो कि डेमोक्राइटिस ने बात की थी। क्या बात की थी कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसका सबूत लोगों ने मांगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इसका सबूत वेरी डिफ़िकल्ट तरीके से मिला। तो फिर इन्वेंशन हुई किसकी, गर्ड बिनिंग ने इन्वेंशन की 1981 में, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। बच्चों ये इतनी ज़बरदस्त इन्वेंशन थी, इतनी ज़बरदस्त इन्वेंशन थी कि सिर्फ एविडेंसेस ऑफ एटम्स में ही इसका इस्तेमाल नहीं है, इसकी यूजेज और बहुत सारी फील्ड्स में है। सबसे पहले इसकी यूजेज की बात करते हैं, हालांकि हमारा टॉपिक चल रहा है एविडेंस ऑफ एटम।
पहला इसका इस्तेमाल तो ये है कि इसने एक्यूरेट तरीके के साथ एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में पता दिया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक। दूसरी बात ये है बच्चों, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, निकल, ये जो जितने एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं, इनकी एटम्स, इनकी जो मेटल सरफेस है, इन एलिमेंट्स की जो गोल्ड, इनकी जो मेटल सरफेस है, इन मेटल सरफेस में एटम्स जो इंडिविजुअली, जो एक एक अलग-अलग एटम आपस में तरतीब के साथ जिस तरतीब के साथ एटम्स आपस में अरेंज हुए हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की, उनको भी क्लियरली और परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब किया, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आपको ये बता देती है कि एटम्स की अरेंजमेंट गोल्ड में किस तरह है, कॉपर में किस तरह है, निकल में किस तरह है, उनकी सरफेस पे जो एटम्स अरेंज हुए हैं वो ट्राइगोनल हैं, वो टेट्रागोनल हैं, वो ट्रायंगल की तरह अरेंज हुए हैं, वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, वो स्क्वायर की तरह अरेंज हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ऊपर नीचे है, सीधी है, सरफेस की बात कर रहा हूँ उन मेटल्स की जो सरफेस है। तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप देती है। बच्चों तीसरा फ़ायदा, एक तो एविडेंस ऑफ एटम और दूसरा ये फ़ायदा आपको बताया। तीसरा इसका फ़ायदा बच्चों ये है कि अगर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख सकते हैं, वोल्टेज अगर आप, ये टिप होती है बच्चों इंस्ट्रूमेंटेशन में, हम आगे डिटेल से बात करते हैं, अभी यूजेस को रहने दें। ये वोल्टेज होती है, यहाँ पर टिप होती है। ये टिप अगर आप गोल्ड की रखें, ये टिप अगर आप गोल्ड की रखें और 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें, तो बच्चों क्या होता है कि इस टिप में से ना एटम्स गिरने शुरू हो जाते हैं, गोल्ड के एटम्स गिरने शुरू हो जाते हैं। और नीचे क्या होता है, यहाँ नीचे आपका सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब है कि जिस चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं, जिस चीज़ पर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जो चीज़ आपका मकसद है, जिसको आप लेकर चल रहे हैं, जिस पर पूरा सारा दारोमदार है आपके काम का, तो नीचे आपके पास सबस्ट्रेट होता है। आप सैंपल कहें, सबस्ट्रेट कहें, तो आप 4 वोल्ट का जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इसमें से जो ये टिप होती है, ये इस टिप में से ये टिप गोल्ड की है और उसमें से एटम्स क्या होते हैं, 4 वोल्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो एटम्स गिरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से जब गिरने शुरू होते हैं और ये टिप राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव करती है और नीचे आपका सबस्ट्रेट होता है, आप उस सबस्ट्रेट पर, जैसे मिसाल के तौर पर सिल्वर का सबस्ट्रेट है, निकल का सबस्ट्रेट है, आप उस पर गोल्ड की ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये भी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आगे सुनिए, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का ये सारे तो यूज़ है ही हैं। एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में इसका यूज़ है, ये भी यूज़ आपको बताया कि नीचे आपका सबस्ट्रेट हो, निकल हो, सिल्वर हो, उस पर गोल्ड की जो, उस पर गोल्ड का जो एक चढ़ाया, गोल्ड की जो उसमें डिज़ाइनिंग की जाती है, ऊपर उसका डिज़ाइन बनाए जाते हैं गोल्ड के एटम्स के, यानी होते वो गोल्ड के एटम्स हैं, लेकिन सिल्वर पर उसकी ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग बनाई जाती है। एसटीएम से हम ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसकी जो सबसे खूबसूरत एप्लीकेशन है वो ये है कि ग्लास जो होता है, ग्लास जो शीशा होता है बच्चों, उस पर ईचिंग की जाती है। ईचिंग, ETCH। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब यह है कि ग्लास पर इनग्रेव्ड किया जाता है। इनग्रेव्ड आप समझते हैं, इनग्रेव्ड का मतलब है कुंदा, कुंदा किया जाता है। उस ग्लास को कुंदा कर कर उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है और फिर क्या होता है कि उस ग्लास की जो ग्लास फैक्ट्री है, इस ग्लास पर डिज़ाइनिंग करने की वजह से, ब्यूटीफुल जो है वो कोटिंग करने की वजह से, इनग्रेव्ड करने की, इनग्रेव्ड किस तरह होता है, एसटीएम से इनग्रेव्ड होता है। एसटीएम से उस ग्लास के ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है और फिर इसको कहा जाता है ईचिंग ऑन ग्लास। तो इससे फिर ग्लास की मार्केटिंग, ग्लास का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसका पैसा जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं एसटीएम की, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की। अब हम ये पढ़ते हैं बच्चों कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में एसटीएम कहते हैं, ये कैसे काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको यूज़ करते हैं किस तरीके से, और ये किस तरीके के साथ इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप की गर्ड बेनिंग ने, ये सारी बातें आएंगी। और इसका नाम STM क्यों है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसका नाम क्यों है। तो बच्चों देखें,
सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप क्यू बार कोड व्हाट्सएप का कई बार अपनी या और भी चीज़ों का जो क्यू बार कोड होता है आप मोबाइल पर चेक करते हैं, तो आपके मोबाइल पर लफ्ज़ लिखा आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग का मतलब होता है बच्चों चेक करना। इसका डिक्शनरी मीनिंग भी स्कैन का क्या है, चेक करना। तो इसमें हम करंट को चूँकि चेक करते हैं, करंट पेस्ट होता है, करंट को आगे चेक करते हैं, डिस्टेंस को चेक करते हैं, आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम में हम इस पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन को, इस पूरे करंट को, डिस्टेंस को चेक कर रहे होते हैं, इसलिए इसका पहला नाम है स्कैनिंग। यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग का लफ्ज़ इसलिए आया है। टनलिंग दूसरा लफ्ज़ बच्चों, जो टनलिंग है, तो आप कई बार गाड़ी पर गुजर रहे होंगे, गाड़ी पर आप जा रहे होंगे, तो गाड़ी नीचे एक टनल आता है, यानी ज़मीन दोज रास्ता को कहते हैं टनल। ज़मीन के नीचे से गाड़ी होती है, फिर ऊपर जाती है गाड़ी, उसको कहते हैं बच्चों टनलिंग। तो इस तरह का तरीका भी यहीं भी इस तरह की बात होती है। ये जो टिप आप देख रहे हैं, ये टिप बच्चों कभी नीचे होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इसलिए हमने नाम दिया इसको गर्ड बेनिंग टनलिंग का। और माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? माइक्रोस्कोप बच्चों वो चीज़ होती है जो हम छोटी चीज़ को नैनोमीटर, जिसका साइज नैनो में है, वेरी स्मॉल 10⁻⁻⁹ मीटर, तो उस चीज़ को हम इतनी छोटी चीज़ को जिस इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल और स्कोप मैंने देखना। ठीक है, समझ आई? तो इसलिए इसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। समझ आ गई? आगे अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। तो पहले आपको इसकी एप्लीकेशन पता चल गई, इसका फ़ायदा पता चल गया, पढ़ने का पता चल गया, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अब देखें आप, वोल्टेज है बच्चों, हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर बच्चों एक होती है मेटल टिप। जो टिप है वो किससे बनी हुई है? मेटल से बनी हुई है। ये जो टिप है किससे बनी हुई है? मेटल से। एक और बात, ये जो बच्चों टिप होती है ना, ये टिप होती है, ये टिप जैसे आपका बाल होता है, तो बाल से भी कई हज़ार गुना पतली ये टिप होती है। बाल से भी कई हज़ार गुना पतली ये मेटल की क्या होती है बच्चों? टिप होती है। ऐसी इस तरह की टिप, जैसे आपका बाल बारीक होता है उससे ज़्यादा ये बारीक होती है। ठीक हो गया? आपकी उंगली के पोर पर 20 करोड़ एटम्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो टिप है ये मुश्किल से 8, 9, 10 एटम से मिलकर बनी होती है। यानी इतने कम एटम से ये टिप मिलकर बनी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इतनी बारीक होती है ये टिप, इतनी बारीक होती है, आपके बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है। आगे अच्छा, एक और बात बच्चों जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल भी है, और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एज अ वेव भी बिहेव करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बाउंड्री वाल अगर हो, ये इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज पार्टिकल अगर बिहेव कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा हो, तो क्या होगा? जब ये इस वॉल से टकराएगा तो बाउंस बैक हो जाएगा। ये उस इलेक्ट्रॉन की बात है जो बिहेव कर रहा है एज अ चार्ज पार्टिकल, एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है एज अ वेव, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री से इस वाल के साथ टकराएगा तो बाउंस बैक नहीं होगा, बल्कि इससे आगे पास थ्रू हो जाएगा, आगे गुजर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है, और वेव जो है वो वाल में से गुजर सकती है। पार्टिकल वाल में से बाउंस बैक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब एज अ पार्टिकल बिहेव करे वाल में से बाउंस बैक हो जाएगा, एज अ वेव बिहेव करे तो उसमें से वाल में से पास आउट हो जाता है। यहाँ पर बच्चों ये जो टिप आप देख रहे हैं, इस टिप में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? क्योंकि भाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, करंट अप्लाई किया हुआ है, और करंट आप जानते हैं कि किस तरह आपकी लाइट जल रही है, किस तरह चलती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। भाई करंट का क्या फार्मूला है? I = Q/T। फिजिक्स में नहीं पढ़ा हुआ? I = Q/T। चार्ज की वजह से करंट होता है। चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस स्टेप से इलेक्ट्रॉन्स नीचे बच्चों आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। ये बात कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये एज अ चार्ज पार्टिकल यहाँ बिहेव नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं ये बिहेव कर रहे हैं एज अ वेव। ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से निकल रहे हैं इस स्टेप पे से, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं, एज अ पार्टिकल बिहेव नहीं कर रहे। ये इसकी एक और वजह है कि इसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप।
ठीक है, ये कौन सी फिलॉसफी है? क्वांटम फिजिक्स। ये कौन सी है? क्लासिकल फिजिक्स। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इसलिए इसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये भी इसकी एक वजह है। अच्छा आगे सुने। अब बच्चों काम कैसी करती है? नीचे बच्चों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये जहाँ बिल्कुल मैंने ये लाइन लगाई है और इसके ऊपर जैसे पानी होता है बच्चों, पानी के ऊपर जो तय होती है उसको कहते हैं सरफेस। यहाँ ये जो एटम्स यहाँ तरतीब के साथ है, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बच्चों क्या कहते हैं? सरफेस। सरफेस तय, इसका कहते हैं सरफेस तय। ये सरफेस किस चीज़ की बनी हुई है? जिस सबस्ट्रेट को, जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं, जिस चीज़ की सरफेस पे आप एटम्स की अरेंजमेंट को चेक करना चाह रहे हैं, ये उस चीज़ की एटम्स की यहाँ पर सरफेस है। मसलन आप ग्रेफाइट को चेक करना चाह रहे हैं, ये ग्रेफाइट की है। आप गोल्ड को चेक करना चाह रहे हैं, ये गोल्ड की है। आप निकल को चेक करना चाह रहे हैं, ये सरफेस निकल के एटम्स की है। प्लेटिनम को चेक करना चाह रहे हैं, प्लेटिनम के एटम्स की है। ठीक, तो ये सरफेस उस सबस्ट्रेट के एटम्स की है। ठीक हो गया। यहाँ पर ऊपर टिप। आगे बच्चों क्या होता है? इससे वोल्टेज से, अब ये जो टिप है, ये आगे करंट एम्पलीफायर लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि हम करंट को चेक करते हैं। करंट, भाई वोल्टेज हो तो करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? वोल्टेज हो तो करंट प्रोड्यूस होगा। आगे अच्छा, करंट बच्चों जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड अपॉन द नीडल टिप मूवमेंट। करंट जो है, यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है किस चीज़ पर? वो बच्चों करंट डिपेंड कर रहा है नीडल, ये जो नीडल है ना, टिप, ये जो टिप है, ये जो टिप है, इसकी मूवमेंट पर, अप एंड डाउन। यानी ये नीडल ऊपर नीचे होती है तो इसकी मूवमेंट पर करंट डिपेंड करता है, यानी कम ज़्यादा होता है। मसलन मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने गाड़ी चलाई है, गाड़ी जब आपने चलाई हो या चलानी देखी हो, तो जब आप उसकी गाड़ी के एक्सेलरेटर को नीचे दबाते हैं, गाड़ी चल रही हो और आप उसके एक्सेलरेटर को नीचे दबाएं तो क्या होगा? आप एक्सेलरेटर को, गाड़ी के एक्सेलरेटर को आप नीचे दबाएं, आप पाँव नीचे करें, आप पाँव नीचे करें, नीचे करते हैं तो एक्सेलरेटर दबीता है। फिर एक्सेलरेटर जब दबाया जाता है तो गाड़ी आगे भागती है तेज़। जब गाड़ी तेज़ 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 रफ्तार पर आगे भागेगी तो उसका जो पेट्रोल है वो ज़्यादा खर्च होगा, उसकी जो सीएनजी है वो ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि गाड़ी भाई देखो ना, आपने एक्सेलेरेटर दबाया, एक्सेलेरेटर दबाएगी, गाड़ी तेज़ भागेगी, फासला ज़्यादा तय करेगी। जब फासला ज़्यादा तय करेगी तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल यही भी इस्तेमाल यही है बच्चों, यहाँ भी यही बात है। जब ये टिप हुई नीचे, आपने गाड़ी पर एक्सेलेरेटर से पाँव रखा नीचे, गाड़ी तेज़ भागी, फासला ज़्यादा तय हुआ, पेट्रोल ज़्यादा खाया। यहाँ जब टिप आएगी नीचे, यहाँ जब टिप आएगी नीचे तो बच्चों ये करंट ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल वही उसके साथ रिलेट करें, टिप आएगी नीचे तो करंट ज़्यादा खाएगी। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये टिप नीचे क्यों आएगी, ऊपर क्यों जाएगी? देखो बच्चों, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टिप एंड सैंपल वो होता है 0.1 नैनोमीटर। जो डिस्टेंस होता है किस किस के दरमियान, ये जो टिप है इसके दरमियान और ये जो सरफेस के एटम्स हैं इनके दरमियान जो फासला होता है वो वेरी कम है, वेरी 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 स्मॉल है। वो कितना है? 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर बहुत कम फासला है। यहाँ नीचे हो जाते हैं। अब देखें आप देखें, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये टिप नीचे क्यों आती है। बच्चों ये देखें, हमने इस पूरी की इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए इस तरह की होती है कि इसका जो टिप है और सरफेस के जो एटम्स हैं, आपका जो सैंपल है उसकी जो सरफेस है, आपका जो सबस्ट्रेट सरफेस है, सबस्ट्रेट के हैं, सबस्ट्रेट ज़्यादा बेस्ट लफ्ज़ है। सबस्ट्रेट की जो आपकी सरफेस है टिप के दरमियान और इस सबस्ट्रेट की सरफेस के दरमियान जो फासला होता है वो 0.1 नैनोमीटर का होता है। अब देखें, ये टिप यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। बच्चों ये टिप जो है ये एटम्स की बिल्कुल क्लोज रहेगी, एटम्स की बिल्कुल क्लोज। इसमें से वेव भी निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे एज अ वेव। लेकिन ये जो टिप है, ये जो टिप है बच्चों, ये इन एटम्स की बिल्कुल क्लोज रहेगी। फासला कितना होगा? 0.1 नैनोमीटर। वेरी कम फासला है, वेरी स्मॉल फासला है। यहाँ बिल्कुल नीचे है ये टिप इस इलेक्ट्रॉन के। ठीक हो गया। अब बच्चों हुआ क्या? अब हुआ ये कि अब ये टिप जो है ये बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई, क्योंकि इसने क्या करना है कि सरफेस के जो एटम्स हैं उसके साथ रहना है इस टिप ने। अब आगे एक और एटम आ गया,
आगे क्या आ गया, ऊपर सरफेस के, ये सरफेस है जो ब्लू पेन के साथ यहाँ पर दिखाई गई है, इसके ऊपर एक एटम आ गया। जब ऊपर एटम आएगा तो अब ये जो टिप है इसको ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि ये टिप एटम को कट नहीं करेगी, टिप एटम को कट नहीं करेगी। टिप और एटम्स के दरमियान फासला होगा, फासला वेरी कम है, वेरी स्मॉल फासला है 0.1 नैनोमीटर, लेकिन फासला तो है, फासला रहेगा, ये टिप इस एटम को कट नहीं करेगी। अब ऊपर जब एटम आ गया, उसकी अरेंजमेंट में कुदरती तौर पर जब एटम्स आ गया तो इस टिप को ऊपर होना पड़ेगा। जब ये टिप ऊपर होगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम। टिप जब ऊपर होगी बच्चों, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले करंट, यहाँ पर करंट कितना था टिप का, 2 एम्पियर फॉर एग्जांपल। यहाँ जब टिप ऊपर हुई, क्यों ऊपर हुई, क्योंकि आगे एटम आ गया था, टिप एटम को कट करके नहीं जा सकती, टिप को ऊपर होना पड़ा। जब टिप ऊपर हुई बच्चों तो करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो इस तरह से इस पर वेरिएशन आ रही है, इस पर वेरिएशन आ रही है। आगे देखें, आगे फिर ये टिप नीचे होगी क्योंकि आगे कोई एटम नहीं था, फिर यहाँ तक नीचे ही रही, फिर यहाँ से फिर टिप ऊपर हो गई, फिर यहाँ नीचे ही रही, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे रही, फिर टिप नीचे ही रही। तो ये ऊपर नीचे टिप हो रही है, क्यों, क्योंकि उस सरफेस पे एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह है कि सरफेस के ऊपर भी एटम चढ़े हुए हैं, तो टिप एटम को कट करके नहीं जा सकती, टिप सीधा आके जाएगी, जहाँ तक सीधा एटम्स जाते रहेंगे। फिर ऊपर कोई एटम आ गया तो टिप उसी ऊपर से होते हुए फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस ऊपर नीचे की वजह से ही बच्चों इसको कहा जाता है टनलिंग, इस वजह से इसको कहा जाता है कि यह है टनलिंग। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आए कि करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। करंट बच्चों डिपेंड कर रहा है किस पर, नीडल की मूवमेंट पर। भाई नीडल ऊपर जाएगी तो करंट क्या होगा, कम होगा, नीडल नीचे आएगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। गाड़ी के एक्सेलरेटर से आपने पाँव उठा दिया, गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो गई, गाड़ी ने करंट पेट्रोल कम खाया। आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया, गाड़ी तेज़ भागेगी, डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगी। जब गाड़ी फासला ज़्यादा तय करेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। वो वाली मिसाल इसी के साथ रिलेट करें तो ये बात याद रहे। ठीक है, इस बात को नोट करें, आप नोट्स में डालें। करंट डिपेंड्स अपॉन द नीडल टिप मूवमेंट अप एंड डाउन। ये नीडल आपकी अप डाउन होगी तो ये चीज़ करंट इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर नीडल डाउन होगी तो करंट ज़्यादा, अगर नीडल अप होगी तो करंट कम। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब इसी बात को एक और तरीके से समझें बच्चों। जब करंट ज़्यादा होगा, अब देखें ये क्या है, सरफेस है, ये क्या है बच्चों, सरफेस है। यहाँ ये टिप बिल्कुल क्या है, नीचे इस एटम के, ये सरफेस के साथ है, ये सरफेस के बिल्कुल साथ है ये वाली टिप। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि टिप क्या है, नीचे है। टिप बहुत नीचे हो तो करंट क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। टिप को भाई, टिप ऊपर से आ रही है, टिप जब नीचे आएगी उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब टिप को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो करंट भी वो ज़्यादा यूज़ होगा। उस करंट की वैल्यू क्या आएगी, उस पार्टिकुलर केस में जब यहाँ थी टिप तो करंट की वैल्यू क्या आई, 2 एम्पियर आई। मिसाल दे रहा हूँ, 2 एम्पियर आई। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या वैल्यू आई करंट की, 2 एम्पियर वैल्यू आई। अब जो है ये जो टिप है बच्चों, ये टिप आगे एटम आ गया था, टिप ऊपर उठी। टिप जब ऊपर को जाएगी, आपकी गाड़ी की एक्सेलरेटर से पाँव ऊपर कर दिया, गाड़ी पेट्रोल कम खाएगी, यहाँ करंट कम खाएगी। टिप करंट हो गया 1 एम्पियर। तो करंट क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है। करंट की बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, आप मुझे ये बताएं बच्चों, ये पोजीशन 1, ये जो सरफेस, ये समझ आ रही है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सरफेस है। यहाँ इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये टिप है बच्चों, ये वी जो बना हुआ है ये टिप है, ये वाली टिप बता रहा हूँ कि ये टिप पूरे सैंपल पर इस तरह मूव करेगी। पहले जब टिप यहाँ पर थी तो सरफेस और ये जो सरफेस है इसका और टिप का जो फासला था वो पहली में और दूसरी में, आप बताएं किस में फासला कम है, किस में फासला ज़्यादा है। तो आपको नज़र आ रहा है जो पहली है, जो पहली ये जो वी बना हुआ है इसमें सरफेस और जो टिप है उसका फासला कम है। और जो ये नंबर 2 पर जो वी बना हुआ है इसमें, अब सरफेस यहाँ ये वाली सरफेस नहीं है, सरफेस क्या है, ये नीचे सरफेस कौन सी है, ये नीचे ब्लू पेन वाली, ये ब्लू पेन वाली, ये जो नीचे आपको नजर, ये सरफेस है। अब आप देखें जो नंबर 2 है इसमें बच्चों जो फासला है ना वो ये है, इतना फासला है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, फासला है किसका,
टिप के दरमियान और सरफेस एटम्स के दरमियान। यहाँ फासला कम, ये देखें बिल्कुल समझिए साथ ही है, ये बिल्कुल साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन फासला होगा थोड़ा सा किसका, टिप का और सरफेस एटम के दरमियान। तो पहली जो है टिप उसमें डिस्टेंस कम है, और दूसरी जो है इसमें डिस्टेंस क्या है बच्चों, इसमें डिस्टेंस सरफेस एटम्स के दरमियान और टिप के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। तो इससे हमने एक रिलेशन डेवलप किया, और वो रिलेशन ये है डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब करंट बच्चों कम था, जब करंट कम होगा, जब करंट बच्चों कम होगा टिप ऊपर होगी, यही आपको बताया है ना, गाड़ी का एक्सेलेरेटर ऊपर होगा तो गाड़ी पेट्रोल कम खाएगी। जब करंट क्या होगा बच्चों, टिप जब ऊपर होगी तो करंट क्या होगा, कम खाएगी, करंट कम होगा। टिप ऊपर हो, टिप ऊपर है तो करंट क्या है बच्चों, कम। जब करंट कम है तो फासला ज़्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड सरफेस, उसके दरमियान जो फासला है बच्चों वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसके दरमियान जो फासला है बच्चों वो क्या है, वो फासला ज़्यादा है। अब आप देखें ये जो नंबर 2 है इसमें फासला ज़्यादा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 2, नंबर 2। इस नंबर 2 को आप देखें, इस नंबर 2 में ये सरफेस है, सरफेस से ये जो क्या है टिप है, इसका फासला ज़्यादा है, इतना फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला है। ठीक हो गया, तो नंबर 2 में डिस्टेंस ज़्यादा है। नंबर 1 में देखें, नंबर 1 में टिप नीचे है, जब टिप नीचे होगी तो करंट ज़्यादा होगा, जब करंट ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा। देखें ये रिलेशन करेक्ट है। अब देखें डिस्टेंस क्या है बच्चों, कम। ये सरफेस है, बिल्कुल ऊपर ये टिप है, ये सरफेस है, बिल्कुल ऊपर ये टिप है, तो फासला यहाँ पर नंबर 1 में फासला कम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 1। ठीक हो गया, नंबर 1 में फासला कम है, नंबर 2 में फासला ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है, आगे फिर जाएगी, फिर कहीं नंबर 2 होगा, कहीं नंबर 1, कहीं नंबर 2, कहीं नंबर 1, कहीं डिस्टेंस, कहीं करंट ज़्यादा, कहीं करंट कम, कहीं करंट ज़्यादा, कहीं करंट कम। और करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। फिर करंट से आगे आ जाता है डिस्टेंस कंट्रोल एंड स्कैनिंग यूनिट। डिस्टेंस यहाँ हम पता लगाते हैं कि डिस्टेंस क्या हो रहा है। अब डिस्टेंस टिप किसके दरमियान, डिस्टेंस टिप के दरमियान और सरफेस एटम्स के दरमियान। अब डिस्टेंस कम है, अब डिस्टेंस ज़्यादा है, अब डिस्टेंस कम है, अब ज़्यादा है। यहाँ से डिस्टेंस कंट्रोल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आगे कंप्यूटर प्रोग्राम लगा होता है बच्चों, CPU से फिर हम स्ट्रक्चर की जो एक प्लेटिनम की सरफेस थी उस पे एटम्स किस तरह अरेंज हुए हैं वो हम पता लगा लेते हैं इस चीज़ से, इस इंस्ट्रूमेंटेशन से। अब जैसे देखें कैसे पता लगाते हैं, देखें बच्चों, यहाँ आपके पास नंबर 1 में, यहाँ देखें हम एक रफ सी ड्रा करते हैं। ये मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ। हम बच्चों क्या करते हैं ना, कैसे, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर कैसे हम मिलाएंगे। ये हमने एक लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर मान लो ये सरफेस ऑफ एटम्स है, ये क्या है, सरफेस की एटम्स है। ठीक हो गया, अब इसकी जो सरफेस है, इन एटम्स की जो क्या है बच्चों, इन एटम्स की जो क्या है सरफेस है वो क्या है, ये वाली, ये सरफेस है। ये सरफेस के ऊपर भी एटम्स आए हुए हैं, इसके अरेंजमेंट ऊपर भी है। अब मेरी बात सुने ध्यान के साथ, अब सुने, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ख़त्म होने लगी है ये सारी गुफ्तगू। अब सारी गुफ्तगू की कंक्लूजन निकलेगी यहाँ से। अब आपने देखें लाइन लगाई, ये लाइन लगाई आपने यहाँ पर, ये ऐसे ये लाइन लगाई, तो हमें पता है जहाँ करंट की, अब करंट तो हमें पता चल रहा है ना, यहाँ करंट की वैल्यू हमें पता चलेगी, करंट एम्पलीफायर लगा हुआ है, हमें पता चल जाएगा करंट की और डिस्टेंस को ही तो हम देख रहे हैं इस पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन में। करंट की और डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। जहाँ करंट आया ज़्यादा, जहाँ करंट आया बच्चों ज़्यादा, सी करंट ज़्यादा आया, वहाँ डिस्टेंस क्या था, कम। वहाँ डिस्टेंस क्या था बच्चों, कम। वहाँ डिस्टेंस क्या था बच्चों, कम। अब ये क्या है, ये क्या है, ये एटम्स हैं और एटम्स की सरफेस है। डिस्टेंस कम का क्या मतलब, हम सीधी लाइन लगाएंगे। डिस्टेंस कम का मतलब कि यहाँ हम जो
प्लॉट बनाएंगे वहाँ हम सीधी लाइन लगाएंगे। भाई सीधी लाइन लगाएंगे, सीधी लाइन का क्या मतलब है कि ये सरफेस एटम्स हैं, और सीधी लाइन का मतलब है कि अब सीधी लाइन देखो मैंने लगाई ना, तो अब ये जो सरफेस के एटम्स हैं और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसके दरमियान और ये जो नीचे एटम्स है इसके दरमियान फासला क्या है बच्चों? इंतहाई क्या है? कम है, वेरी स्मॉल फासला है, फासला कम, इसको जाहिर कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जहाँ जिस मौके पर, जिस वक्त, जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट में हमारे पास करंट कम हुआ और डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो आप डिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए प्लॉट में किस तरह उसको शो करेंगे? भाई ऐसे शो करेंगे ना, ऐसे। अब देखो ये क्या थी, ये क्या थी, ये क्या थी? सरफेस थी, एटम्स की सरफेस थी। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, किस किस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है बच्चों? टिप के दरमियान और सरफेस एटम्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया है? ज़्यादा। करंट कम हुआ ना तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जब बच्चों डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हम इसको, इस प्लॉट को हम ऊपर कर देंगे। अब देखो ये जो सरफेस है ना, इससे अब देखो फासला इतना हो गया, ये डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना था? ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो लाइन देख रहे हैं, और नीचे ये जो है, ये क्या है बच्चों? नीचे ये क्या है? एटम्स की सरफेस है। ये यहाँ तक ऊपर जो था, इसमें डिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। बात समझ में आई? फिर थोड़ी देर बाद आगे क्या हुआ, फिर करंट ज़्यादा हुआ, फिर हमने सीधी लाइन लगाई नीचे। भाई सीधी लाइन लगाएंगे उसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस क्या है? कम है। डिस्टेंस कम को सीधी लाइन से शो करेंगे, डिस्टेंस कम को सीधी लाइन से शो करेंगे, और जहाँ करंट कम होता जाएगा डिस्टेंस, इसका मतलब है ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा का क्या मतलब कि हम इस लाइन को ऊपर कर देंगे। किससे? किससे? फिर एक बार सुनिए, किससे डिस्टेंस ज़्यादा है? सरफेस के एटम से। किसका डिस्टेंस ज़्यादा है? टिप का। टिप का डिस्टेंस सरफेस के एटम से ज़्यादा है। तो उसको शो कैसे करेंगे प्लॉट में? उसको शो कैसे करेंगे? ऊपर कर देंगे उसको। भाई आपको पता है ना कि टिप एटम को कट करके नहीं जा सकती, टिप एटम की ऊपर जाएगी, उसके दरमियान 0.1 नैनोमीटर का फासला होगा। अब फासला आया, करंट फिर क्या होगा बच्चों? करंट ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो सीधी लाइन, करंट कम हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ऐसी वाली लाइन। ये सरफेस है, सरफेस के एटम्स है, ये सरफेस के एटम्स हैं, ये सरफेस के एटम्स हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखें डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने अभी एक प्लॉट बनाऊंगा जो कंप्यूटर हमारे सामने बनाता है, और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। जैसे कंप्यूटर हमें इस तरह का प्लॉट देता है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये टनल है ऊपर नीचे, इसलिए टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। आप देखें, जब करंट हुआ कम, डिस्टेंस हुआ ज़्यादा, ये सरफेस एटम्स होंगे नीचे। जब करंट कम हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा होगा टिप के दरमियान और सरफेस एटम्स के दरमियान। जब डिस्टेंस बच्चों ज़्यादा है, जब डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो हम इसको शो करेंगे एस वाली लाइन से। आप देखें ये क्या है? डिस्टेंस एटम्स, सरफेस एटम्स के दरमियान और टिप के दरमियान डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। समझ आ गई बात? फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि करंट कम हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, सॉरी करंट ज़्यादा था और डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस जब बच्चों कम हुआ तो हमने ये सीधी लाइन लगाई। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक हो गया? तो इस तरह फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कभी करंट ज़्यादा होता है, कभी करंट कम होता है, कभी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कभी डिस्टेंस कम होता है। तो इस तरह फिर हम एक प्लॉट बना लेते हैं। अब हमने ये देखो, ये हमने एक प्लॉट बना लिया। अब ये जो बात है सर, इसमें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस केस में करंट के। ठीक है, यहाँ बच्चों करंट की वैल्यू, अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ करंट कम आया होगा। यहाँ पर करंट था 2 एम्पियर, यहाँ करंट आया होगा 1 एम्पियर। मिसाल के तौर पर यहाँ करंट आया होगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का जब यहाँ करंट आया तो डिस्टेंस हमने ज़्यादा कर दिया, और यहाँ क्या
वैल्यू आई होगी करंट की 0.5 एम्पियर। यहाँ करंट इससे भी ज़्यादा कम होगा तो फासला हमने इससे भी ज़्यादा कर दिया। अब ये जो हमने प्लॉट बनाया है ना, प्लॉट, इस प्लॉट से बच्चों हम मालूम कर लेते हैं, क्या मालूम कर लेते हैं बच्चों, इस प्लॉट से हम मालूम कर लेते हैं। ये प्लॉट कैसे आया, डिटेल के साथ बात होगी। इस प्लॉट से हम मालूम कर लेते हैं कि सरफेस में जो एटम्स, जो एक एक एटम, इंडिविजुअल एटम जो आपस में कंबाइन हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह है। ये प्लॉट आ गया। कैसे आया ये प्लॉट, क्यों आया, पता चल गया आपको। अब ये प्लॉट आया ना, अब हम क्या करेंगे, इसको फिल अप करते हैं। जहाँ ये सीधी लाइन है वहाँ भी एटम्स लगाते हैं, यहाँ ऊपर भी एटम्स लगाते हैं, फिर यहाँ ऊपर भी एटम्स आएंगे सारे, यहाँ ऊपर एटम्स आएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, अब ये जो आपने ऊपर प्लॉट बनाया था ना ये लाइन का, इसको अब मैं अरेज करता हूँ, इसको मैं अरेज करने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों फाइनल आपके पास आ गई है। क्या आ गई है, वो जो प्लॉट आया था वो प्लॉट डिपेंड कर रहा था करंट पर और डिस्टेंस पर। करंट और डिस्टेंस के हिसाब से हमने उसको वो जो कर्व था उसको नीचे ऊपर किया, करंट और डिस्टेंस के हिसाब थे। ठीक हो गया। जहाँ आपको बताया था जहाँ करंट कम था वहाँ डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया, और डिस्टेंस को ज़्यादा करने के लिए प्लॉट को हमने ऊपर कर दिया, ऐसे ऊपर कर दिया, अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ डिस्टेंस कम था, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा, फिर डिस्टेंस कम। तो इस वजह से हमने ये प्लॉट बनाया, प्लॉट को फिर ऊपर से हटाया और उसमें एटम फिल कर दी। एटम फिल कर दिए, हमारे पास आ गया फाइनल, क्या आ गया बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी वो जो आपका सैंपल था ग्रेफाइट का, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो कुछ इस तरीके की है। तो आपने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की क्या अरेंजमेंट है, इंडिविजुअल एटम्स किस तरीके के साथ, किस तरतीब के साथ आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपने ये पता लगा लिया। और जाहिर है जब ये बात पता चल गई तो हमें एविडेंस ऑफ एटम्स का भी हमें पता चल गया। आखिरी बात शायद फिर आपको समझ ना आई हो तो आप फिर सुन लें बच्चों, ये जो यहाँ तक का ग्राफ है इसमें रिलेशन कौन सा लगेगा, डिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा। करंट ज़्यादा है, डिस्टेंस इसलिए, ये देखो ये जो एटम्स हैं इसके दरमियान, ये जो टिप है और ये एटम्स है इसके दरमियान फासला क्या है, बहुत कम है। ठीक है। और ये जो 0.2 है, करंट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए हमने प्लॉट को ऊपर कर दिया, ऐसे ऊपर कर दिया, तो अब डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। करंट और कम होगा, डिस्टेंस और ज़्यादा होगा। फिर हम उस प्लॉट को ऊपर से उतार के उसमें एटम्स की फिलिंग करेंगे। फाइनली हमें पता चल जाएगा कि उस ग्रेफाइट के में एटम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, किस तरीके से एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, अरेंजमेंट एटम्स की क्या है। और इसकी एप्लीकेशन जो एक और अभी मेरे जहन में आई है बच्चों, वो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की। वो ये है कि आपकी ना गोल्ड की सरफेस पर ऑक्सीजन, जैसे बच्चों ये मेरे इस बोर्ड पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं इसको डस्टर से अरेज भी कर दूं तो इसकी जो इंक है वो इस बोर्ड के अंदर, इस वाइट बोर्ड के अंदर इसकी इंक जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। इंक में क्या है, लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड के अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। बिल्कुल इसी तरह गोल्ड पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, गोल्ड पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, सिल्वर पर जो आपका गोल्ड होता है उस गोल्ड पर आपकी सिल्वर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, निकल डिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं बच्चों ज़ुबान में एपिटेक्सियल, एपिटेक्सियल अरेंजमेंट। एपिटेक्सियल अरेंजमेंट का बच्चों मतलब क्या होता है कि मतलब कि आपकी जो गोल्ड की सरफेस, आपकी जो गोल्ड की सरफेस है ना, उस पर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो अगर मिसाल के तौर पर ऐसे है, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपका जो ऊपर निकल, उस पर निकल, ऊपर निकल की जो एपिटेक्सियल ऊपर जो इम्प्योरिटी पैदा हुई है निकल की, निकल जो ऊपर डिफ्यूज़ हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है गोल्ड के ऊपर, या सिल्वर गोल्ड के ऊपर, या ऑक्सीजन गोल्ड के ऊपर, क्या हो गया है बच्चों, एब्जॉर्ब हो गया है, डिफ्यूज़ हो गई है जब वो ऊपर, तो इससे इम्प्योरिटी आती है, स्ट्रक्चर में इम्प्योरिटी आती है। एपिटेक्सियल का मतलब ये होता है कि आपका गोल्ड में एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह की है, तो जो निकल आया ना,
जो निकल जिसकी डिफ्यूज़न हुई, जो ऑक्सीजन था जिसकी डिफ्यूज़न हुई, उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इसी तरह का हो गया। उसमें भी एटम की अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह की भी हो गई। यानी गोल्ड की भी इसी तरह की थी, जो ऊपर से डिफ्यूज़ हुई चीज़ जिसने इम्प्योरिटी पैदा की, वो भी इसी तरह, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का था। इसको कहते हैं एपिडेक्सियल। तो ये जब हो जाता है तो ये आम माइक्रोस्कोप से फिर इसकी हम इसमें प्योरिटी आम माइक्रोस्कोप में हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसकी एनालिसिस के लिए मुकम्मल तौर पर हम इसकी बेहतरीन एनालिसिस करिए और इसको प्योरिटी के लिए फिर हम जब चेक करते हैं तो इस चेक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है STM स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। आखिर में बच्चों, बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खुसूसन जुम्मे के दिन कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िक्र और आप पर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।